जी, वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट जो भारत सरकार के द्वारा लाई जा रही है और संभवतः लगता है विशेष सत्र जो पार्लियामेंट का होना है उसमें उसको इंडोर्स भी कराया जा सकता है। हम समझते हैं ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 1947 से लेकर के 1967 तक आपने देखा होगा कि असेंबली और विधान परिषद लोकसभा का चुनाव एक बार होता था। तो उससे होता था, आप जानते हैं कि एक बार लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का अलग अलग होता है तो 6 महीना पहले से वहाँ आचार संहिता लग जाता है। आचार संहिता लगने के कारण होता है कोई काम नहीं होता है, सब काम पेंडिंग हो जाता है। तो 5 साल में 2 बार इस प्रकार की परिस्थिति आएगी तो कितना काम हर्ज होता है। इसलिए काम के हित में अगर ये निर्णय लिया जाता है तो हम तो समझते हैं स्वागत योग्य है इसको, और हर गरीब को इसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि काम तो हर्ज होता है गरीबों का। बड़कन बड़कन लोग तो इन किन प्रकार ने अपना काम करवा लेता है, वो जब आचार संहिता रहता है उसके बावजूद भी, लेकिन गरीब तबके के लिए ही होता है कि आचार संहिता है, काम नहीं होगा। तो जितना विकास का काम हो चाहे और सब का काम हो, सारा काम शिथिल हो जाता है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगर निर्णय लिया है कि हम इसको पारित करावेंगे तो काबिल तारीफ है। हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बच्चा बच्चा करते कार्यकर्ता इस नियम को जरूर इंडोर्स करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और दूसरे तरफ क्या बोल रहे थे, नीतीश कुमार वहीं इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि एनडीए के लोग घबरा कर इस तरह का। देखिए नीतीश कुमार जी जो बोल रहे हैं वो भी बेचैनी में बोल रहे हैं, और वो अपने अब नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार का उम्र समाप्त हो गया है। अब वो नीतीश कुमार नहीं है 2005 और 10 में जो थे। आज वो पिछलग्गू बन गए हैं। आज जिस पार्टी में है उसका लोग कहता है कि वन नेशन वन वित्त होना चाहिए, धन होना चाहिए। ये अगर है ऐसा तो पहले क्यों नहीं करवाते हैं? मार्क्स वाले लोग होते हैं, आईपीए वाले होते हैं, सीपीआई वाले लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं इलेक्शन एजेंडा में देते हैं कि वन नेशन वन वेल्थ होना चाहिए, मतलब सबको धन बराबर होना चाहिए। तो उस माने में तो मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से धन अर्जन की बात आई है तो जो बोल रहे हैं कितनी संपत्ति उनकी है उसी को पहले वो बांट लें, ताकि ये चीज़ फिजिबल नहीं है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर की कमाई होती है, कमाता है, और एक कंपाउंडर है, दोनों की स्थिति कैसे एक रहेगी बात? एक डॉक्टर है, एक क्लास 4 है, वो दोनों का एक कमाई कैसे एक तरह से रहेगी? हाँ ठीक है, उसके इज्जत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि वो कंपाउंडर है या सफाई मजदूर है, तो इसे ये दृष्टिकोण करना चाहिए। एक जज है, एक जज को जो मिलता है अगर वही वहाँ का एक चपरासी को मिले तो क्या ये है फिजिबल? अच्छा है ये चीज़? तो ये आप व्यवहारिक बात तक गड़बड़ा करके लोगों को चाहते हैं कि समाज को कैसे हम बरगलावें, तो बरगलाने से कुछ नहीं होगा। और आज देख लिया मुंबई में वो लोग ट्राई किया था कि साहब हम लोग एक नेता चुन लेंगे, और कन्वीनर नहीं चुना, और उसके एवज में 10 वो कमेटियाँ बना दी है। तो सब लोग के दिमाग में बात बनती है कि नरेंद्र भाई मोदी जी 2025-24 में निश्चित रूप में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अगेन बनेंगे। और उसका कारण भी और भी है। एक तो देखा कि चंद्रयान-3 की जो सफलता हमको मिली, समूचे संसार स्तब्ध है कि जिस देश में गरीबी की बात कही जाती है आज वो चंद्रयान-3 को जाकर के वहाँ कह रहा है, और वहाँ काम कर रहा है उसका रोबोट, घूम घूम करके वहाँ असेसमेंट ले रहा है कैसे क्या है। और फिर देखा कि कल ही सूर्ययान को प्रक्षेपण किया गया, 15 लाख किलोमीटर दूरी पर जा करके उस सूर्य का अध्ययन करेगा। ये सब के बूते की बात नहीं है। तो इस प्रकार से साइंस के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में, तो आपको कहा पहले भी कहा है हम लोगों ने कि जहाँ हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था संसार में 13वां-14वां पर थी, अब 5वां पर है। और आप देख लीजिएगा 2024 में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तीसरा पायदान पर पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब इससे बड़ी चीज़ अब क्या हो सकती है? तो ये सारे बातें ठीक है, गरीबी कहीं कहीं है, हम लोग मुकालते में कहीं कहीं रहते हैं, लेकिन पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। कहीं कहीं
रहता है इस तरह की बात, लेकिन बाई एंड लार्ज हिंदुस्तान का जो शान है और झंडा है, उसको आज चंद्रमा पर फहराने का जो काम किया हिंदुस्तान के लोग, ये काबिल तारीफ है। और इस माने में सब जो जो अभी पार्टी लोग बनाया है, जिसको घमंडिया पार्टी हम लोग कहते हैं, वो लोग सब घबराए हुए हैं। आपस में हुआ ना उस दिन, किसी की भी बात ममता जी मानने को तैयार नहीं थी। तब क्या है, सबको मान ले ममता जी को प्राइम मिनिस्टर, तो शायद ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस अपना हिसाब में है, तो उसी प्रकार से अन्य लोग भी हैं जो मुंह बाए हुए हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया जाए। तो जहाँ 4 धड़ा 5 धड़ा है, तब एक देखिएगा आगे जा करके कि वो लोग यही करेगा कि भाई अभी नहीं, पोस्ट इलेक्शन हम लोग तय करेंगे। तो जिसका दूल्हे नहीं तो बाराती कैसे होगी वो। और यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी एकदम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं हिंदुस्तान का नेतृत्व करने के लिए। और 400 सीट हम लोग को जरूर मिलेगी, और बिहार में 400 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। सब हड़बड़ी में हैं, सब हड़बड़ी में हो करके जो क्या कहते हैं, जो पहलवान अखाड़ा में चित हो जाता है, पटका जाता है, तो उठ के डेढ़ झाड़ के कहते अच्छा ठीक है अभी हम लोग पटक देंगे। यही स्थिति लोग की है। सर, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री के पुत्र हैं मंत्री स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा। देखिए ये सब चीज कंट्राडिक्टेड चीज है, ये व्यक्तिगत मामला उनका हो सकता है। अब धर्म की बात जहाँ तक होती है तो हम ही नहीं मानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म होता है धारण करना, धर्म होता है अपना कर्म करना, और वर की ही पूजा है, महात्मा गांधी ने कहा था। ये तो व्यक्तिगत बात है, आस्था की बात है। तो स्टालिन ने अगर उस प्रकार की बात कही है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो उनकी अपनी बात है। इसके चलते सनातन धर्म है, मलेरिया हो जाएगा सो बात नहीं। सनातन धर्म में एक आस्था लोगों का है, और उसके आधार पर बहुत सारा सिस्टम और डिसिप्लिन, अनुशासन हिंदुस्तान में तैयार है और काम चल रहा है। हालांकि आगे आने के बाद ये जो मनुवादी व्यवस्था आई है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई है। इसके चलते कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन बावजूद उसके हम लोग ये मानते हैं कि किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत लोग यहाँ मिट्टी को पूजा करते हैं, तो हम कहें कि मिट्टी को क्यों पूजा करते हो। कोई कहता है मूर्ति को पूजा करते हैं, तो कहें कि मूर्ति का पूजा मत करो। यही है इस देश की विशेषता कि यहाँ हर मत भिन्नता में ही एकता है, और हर तरह के लोग हैं जो अपने काम को करते हैं और दिखलाते हैं। सर, बेतिया में फिर शराब से 2 लोगों की मौत हुई है आज नहीं, आज भी हो रही है, कल भी होगी, परसों होगी। अब नहीं, शायद लगता है कि आप उस चीज को नहीं देखे, हम कल देखा है। शराब से मौत तो हुई है, और खुले शराब का बाजार लगा हुआ था। उस बाजार की जब चर्चा आई तो 2-3 गो पकड़ा करके लोग गया। मतलब सब्जियां बिकती थी, उस तरह से शराब भी परोसी जा रही है, बेची जा रही है। तो ये तो सब कोई कहता है कि हाँ शराब की धज्जियां, बंदी की धज्जियां उड़ रही है, और शराब बंदी के नाम पर गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। हम तो बार बार कहते हैं कि शराब बंदी में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, सब गरीब तबके के लोग हैं। उन पर मुकदमा वापस सरकार ले ले। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अगर हम लोगों की सरकार समर्थित सरकार बनेगी, तो हम जरूर प्रेशर करेंगे कि इस नीतीश जी के शराब नीति का जो कुकर्म हुआ है, और उससे हमारे हजारों लाखों लोग आज जेल में हैं, उनके बाल बच्चे बाहर में बिलबिला रहे हैं, उनको मुक्त करने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये सर लालू यादव एक नैरेटिव पकड़ने की बात है। देखिए वो तो देखिए इसी में उनके बड़प्पन मानी जाती है। वो कोई एथिकल बात बोल नहीं सकते हैं लालू जी। सिर्फ इसी तरह की बात बोल करके जनता को ये करते रहे हैं सब दिन। इधर भगवान की कृपा से ठीक है, सेहत उनका ठीक हो रहा है, हम भी चाहते हैं रहे ठीक। लेकिन वो अपनी बात जो बोलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि
गांव वाली बात होती है और उसी से वो समझते हैं कि हम पॉपुलर होंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा नैरेटिव पकड़ने का क्या मतलब है? नैरेटिव पकड़ने का मतलब होता है कि भाई हम उनको हटाने का कोशिश करेंगे, उन पर दबाव डालेंगे। हम ही एक बार कहा था कि डॉक्टर लोगों का हाथ काट लेंगे, तो हाथ काटने का क्या मतलब होता है? तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा हम उनको नैरेटिव पकड़ने जा रहे हैं। नैरेटिव पकड़ने का मतलब है कि हाँ, हम उनके जो भी यह है उसको हम लोग ध्वस्त करना चाहते हैं। तो ये इनकी अपनी व्यक्तिगत बात है और अगर सोचते हैं ऐसा लालू प्रसाद जी तो इनकी वहम है और 2024 के लिए वो तैयार रहें, फिर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।